साथियों, स्वागत है आप सबका एचडी क्लासिक के यूट्यूब चैनल में। आरआरबी एनटीपीसी में सामान्य अध्ययन में आधुनिक भारत के इतिहास में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर पहला। इस टेस्ट को आप पूरी तरह से अटेम्प्ट करिएगा और टेस्ट के आखिरी में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पुर्तगाल के नाविक हैं बार्थोलोमेओ डियाज, इनके द्वारा 1498 में उत्तमास अंतरिक्ष की खोज की जाती है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जो वास्को डिगामा है ये 17 मई 1498 को जो कप कडाबू बंदरगाह है, जिसे हम कालीकट बंदरगाह भी बोलते हैं, वहां पे पहुंचा था। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो पेट्रो अल्ब्रेज कैब्रल हैं, इनके नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान ये कालीकट पहुंचा था। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम, इनके द्वारा वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की गई थी। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, यानी 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें से अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे जो दिया है कि बार्थोलोमेओ डियाज, ये साथ ही 1498 में नहीं बल्कि 1487 के अंदर इस जगह पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट होता वो होता 1487, ना कि 1498। इस कार्ड से जो आपका पहला वाला विकल्प है ना, ये आपका हो जाएगा गलत। और यही आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, समझिएगा। बेसिक के लिए थोड़ा सा एक बार इस मैप को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि भाई ये हमारा इंडिया है, भारत है, ठीक है। भारत और इधर आप जानते हैं कि आप देखेंगे तो ये आपका यूरोप नाम का देश है। ठीक है। होता क्या था कि हम प्राचीन काल से ही यूरोप के साथ हमारा व्यापारिक संबंध हुआ करता था। यानी यूरोप वाले क्या करते थे, कभी कभी ऐसे ऐसे आकर के हमारे यहाँ व्यापार कर लेते थे, या फिर ऐसे ऐसे आकर के, यानी स्थल मार्ग से हमारे यहाँ ये लोग व्यापार करते रहते थे। ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आता है साथी जब कस्तुनतुनिया वाले आक्रमण कर देते हैं और ये पूरा क्षेत्र, कस्तुनतुनिया कहें या तुर्क कहें, ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करके इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे रूट को ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है। अब यूरोप वालों को भारत में या पूरब के देश में व्यापार करना तो यहाँ से काफी कठिन हुआ करता था। तो यूरोप वाले अब रास्ता ढूंढने लगे कि ऐसा क्या तरीका हम ढूंढें जिससे हमें पूरब के देश में, पूरब कहने का मतलब भाई इनसे पूरब में आएंगे तो आपका यहाँ पे एक तरह से समझिएगा चाइना हो गया, चाहे जापान आपका हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाहे इंडोनेशिया, जो भी देश है, यानी यहाँ से जो पूरब के देश है इनके साथ व्यापार कैसे किया जाए, इस पर लोग विचार करने लगे। इसी क्रम में पुर्तगाल से, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पुर्तगाल है, फिर स्पेन है, फिर फ्रांस है, फिर इधर देखेंगे यूके है, इंग्लैंड है, यहाँ से लोग सोचने लगे कि क्या हम करते हैं। ठीक है। तो उसी क्रम में आप देखेंगे एक समय साथी 1487 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बार्थोलोमेओ डियाज। डियाज भाई साहब निकलते हैं और ये निकलते निकलते ऐसे, ये जो अफ्रीका है इसके तट के सहारे होते हुए, पश्चिमी तट के सहारे होते होते ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ से जब जाते हैं तो इनको समझ में आता है अब पता नहीं आगे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस यहाँ तक से ये बेचारे क्या करते हैं, पुनः वापस चले जाते हैं। बार्थोलोमेओ डियाज यहाँ तक आते हैं और यहाँ से आकर के फिर से साथी ये स्पेन क्या होते हैं, वापस चले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है। और ये जो मार्ग इन्होंने बताया, इस मार्ग को हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं, आप लोग इसको जानते भी होंगे, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है, गुड होप। तो ये वाला मार्ग हो गया। इसी को हम उत्तरी उत्तमास के नाम से भी जानते हैं, इसी को तूफानी अंतरिक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ब्रीफ जानकारी इतना ही रखना था। ठीक है। अब देखिए अगर इससे ये आगे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए ऐसे मेडागास्कर से होकर के ऐसे अगर ये आगे बढ़ जाते हैं तो जाहिर सी बात हमारे भारत में पहुंच जाते हैं। अगर ये साहब इधर बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात ये इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा जैसे देशों में पहुंच सकते थे। पर कोई नहीं, कोशिश इन्होंने किया 1487 में और उत्तमास अंतरिक्ष की इन्होंने खोज करी हुई है। इसके बाद देखेंगे कि कुछ ही दिन बीता हुआ है, ज्यादा समय नहीं है, कोलंबस से एक व्यक्ति और निकलते हैं सरकार, स्पेन से। कहां से निकलेंगे, स्पेन से एक व्यक्ति निकलते हैं, इनका नाम है कोलंबस। क्या नाम है, कोलंबस। ये भी चाहते हैं हम पूरब के देश, खासकर भारत की खोज करना, ये भी चाहते हैं। और समय कौन सा है, 1494। ठीक है। यहाँ पे ये निकलते हैं, पर ये निकलते निकलते ये इधर आने की बजाय ये सरकार चले जाते हैं इधर, इनको इधर आने की बजाय ये इधर चले जाते हैं और ये इधर जाकर के 1494 में अमेरिका की खोज करते हैं। किसकी खोज करते हैं सरकार, अमेरिका की खोज। तो कोलंबस किसकी खोज कर लेते हैं, अमेरिका की खोज कर लेते हैं। कुछ ही दिन की बात है, जब समय थोड़ा थोड़ा बीतते जाता है, एक व्यक्ति और है वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा क्या करते हैं, बढ़िया से इसी रूट को ये भी फॉलो करते हैं, ये केप ऑफ गुड होप वाला रूट फॉलो करते हैं और इस रूट को फॉलो करते करते सरकार जो है हमारे यहाँ पहुंच जाते हैं।
कालीकट बंदरगाह पे। पर वास्को डी गामा आते कब हैं? तो याद रखेंगे ये समय है साथी, कहीं कहीं 14 मई, तो कहीं कहीं 17 मई, तो कहीं कहीं 20 मई मिलेगा। याद रखिएगा, तीनों डेट आपको याद रखना है। 1498 को। क्या अकेले चले आते हैं? नहीं, गुजरात के एक व्यापारी हैं अब्दुल मजीद, तो अब्दुल मजीद नाम के व्यापारी की सहायता से जो वास्को डी गामा है वो हमारे यहाँ पहुंच जाते हैं। उस समय आप देखेंगे कालीकट बंदरगाह पर एक शासक है, जो भी यहाँ के शासक है, उन्होंने अपने आप को जमोरीन की उपाधि ली हुई है। जमोरीन की उपाधि धारण की, जैसे आप देखेंगे तो गुप्त काल आप पढ़े होंगे तो महाराजा धीराज थे, ऐसे ही। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या होता है? वास्को डी गामा फिर से 1499 से 1500 के आसपास में वहां से चलता है और आ करके अपने यहाँ फ्रांस में जो भी वहां से मसाले वगैरह लेकर आता है वो बेचता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बेचने के बाद आप जानते हैं सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आता है? इसको, किसको? वास्को डी गामा को 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है। सोचिए, अगर वो 10 रुपए का मसाला एक भारत से ले जाता है तो वहां पे कितने का बेचता है? 600 रुपए का बेचता है। 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है। इसे देख करके पुर्तगाल की सरकार दंग रह गई कि भाई इतना प्रॉफिट आता है। और दंग रहने के बाद ये क्या करते हैं? कुछ ही समय बाद साथी 1500 में, कब? सन 1500 की बात है, जब पेट्रो अल्ब्रेज कैब्रेल के नेतृत्व में अपना दूसरा दौरा, भाई पहला दौरा तो वास्को डी गामा ने कर लिया था, अपना दूसरा जहाजी बेड़ा साथी वो यहाँ पे कालीकट बंदरगाह पर भेजने लगते हैं। समझिएगा पूरी बात को। कब? 1500 में। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, इसको समझिएगा। दिक्कत ये आती है साहब, आप देखेंगे तो ये कौन सा सागर है? आप देखेंगे अरब सागर है। ठीक है, उस समय क्या होता है कि अरब सागर में 3 लोग पहले से व्यापार कर रहे थे। कौन कौन? पहले तो ये जो अरब के लोग थे, ठीक है, ये अरब के लोग थे, इनका पूरा व्यापार था ये अरब सागर पे। ठीक है, और गुजरात के लोग हैं, इनका व्यापार है, और जो तुर्की लोग थे कुवैत वैत के, इनका व्यापार था। तो ये तीनों लोग, कोई जहाज जब यहाँ पे आती थी ना, तो ये तीनों लोग इस जहाज को मार के भगाने लगते थे। भाई जाहिर सी बात है, व्यापार वो लोग कर रहे हैं तो किसी और को यहाँ पे क्यों ही रुकने देंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इस बात को भी ध्यान रखना हो। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? वो पहला वाला बन जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होना चाहिए था? 1487 होना चाहिए था साहब। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटित हुई थी? पुर्तगालियों ने कोचिन में फैक्ट्री लगाई, कब लगाई थी? तो 1503 में। ठीक है, पेट्रो अल्ब्रेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कब आया था? अभी हमने आपको बताया कब आया था, तो आप कहोगे सर 1500 में। वास्को डी गामा पुनः आगमन, पहली बार 1498 में, दोबारा भाई साहब आ जाते हैं 1502 में, सोचते हैं और लाभ कमाएंगे, लेकिन 1503 में मर जाते हैं। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुनः वायसराय बनकर भारत आए, पुनः नहीं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वायसराय बनकर आता है पुर्तगालियों का भारत में। कब आता है? तो ये 1505 में आता है, 1505 में। तो कौन सी घटना पहले हुई थी भाई? तो आप कहोगे सर ये वाला हुआ था क्योंकि 1500 में ही ये अभियान आ गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से सही आंसर कौन सा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिएगा, अगर आप देखेंगे जब वास्को डी गामा वापस जाता है तो उसी समय जो मैनुअल प्रथम है, जो कि पुर्तगाल के शासक हैं, अपने आप को वाणिज्य का प्रधान बना लेते हैं। और इन्होंने क्या किया? सन 1500 की बात है, पेट्रो अल्ब्रेज कैब्रल के नेतृत्व में पूरा का पूरा जहाजी बेड़ा भेजा, द्वितीय पुर्तगाली जहाजी बेड़ा भेजा। कहां पर? कालीकट बंदरगाह पर। लेकिन क्या ये जहाजी बेड़ा आसानी से आ गया होगा? तो आप कहोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि अरब वाले, कौन लोग सरकार? अरब वाले। और कौन है वहां पे? मिस्र की सेना है। ठीक है, और कौन है? गुजरात की सेना है। क्या ये लोग आराम से व्यापार करने देंगे? क्या नहीं, ये लोग जहाज को रोकें, लेकिन फिर भी जहाज ढुरकते ढुरकते साहब पहुंच जाती है। और पहुंच करके 1503 में, कब? 1503 में कोचीन के अंदर अपना पहला फैक्ट्री ये लोग लॉन्च करते हैं, पुर्तगाली लोग। ठीक है, और कोचीन को ही अपना साहब ये लोग क्या बना लेते हैं? मुख्यालय बना लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसी बीच आप देखेंगे 1502 में वास्को डी गामा भारत में फिर से आ जाते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे ये लोग अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे कन्नूर में। ये भी कई बार सवाल में पेपर में आता रहता है। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पहला पुर्तगाली वायसराय बनाया जाएगा 1505 में, यानी कंपनी लगने के बाद है। अगला, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय द्वारा नीला जल की नीति पॉलिसी की शुरुआत की गई थी? समझिएगा पूरी बात को। होता क्या है कि जब 1505 के अंदर, ठीक है, 1505 के अंदर, पहले तो ऐसा समझिएगा, देखिए 1500 में क्या हुआ, आपने देखा एक और जहाजी बेड़ा आता है।
तो अरब वाले, मिस्र वाले, गुजरात की सेना, ये सब पूरा भौचक जाती कि भाई अब क्या होगा। और आया तो ठीक था, 1503 में इन्होंने क्या किया हुआ है, अपना पूरा का पूरा एक कंपनी सेटअप कर लिया है। ये भी चलो इन लोग को किसी तरह से आग बबूला तो हो ही रहे थे। अब देखो एक बवाल और हो गया कि 1505 में इन्हें पता चला कि भाई अब यहाँ पे लॉर्ड यानी वायसराय लोग भी आएंगे। इन्हें लगा अब और बवाल हो जाएगा। तो गुजरात, मिस्र और अरब की संयुक्त सेना ये लोग पूरा मिल करके साहब अब क्या करेंगे कि इनको रोकने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या होता है, एक डेट याद रखिएगा आप लोग, 1505 से लगा करके 1510 तक साथी ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में रहेगा वायसराय बनकर के पहला पुर्तगाली। इसी के बीच में एक दुर्घटना होता है, और ये दुर्घटना होता है 1508 में, ये दुर्घटना होता है 1509 में। ये दोनों डेट आपको याद रखना होगा, 1508 का और 1509 का। क्या होता है, 1508 में एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसका नाम है चौल का युद्ध। किसका युद्ध? चौल का युद्ध। चौल का प्रथम युद्ध कहा जाएगा इसको, ठीक है। और इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का जो लड़का है वो मार दिया जाता है। क्या होता है, उसे मार दिया जाता है सरकार, वो मर जाता है। फिर क्या होता है, 1509 में चौल का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। ध्यान रखेंगे, चौल का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है 1509 में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एक तरफ रहता है और दूसरी तरफ तीन सेना रहेगा। कौन तीन सेना है, तो आप याद रखेंगे, गुजरात और इसके साथ साथ मिस्र यानी अरब की सेना और साथ साथ में अरब की सेना, ठीक है। और इन तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से यानी तीनों सेनाओं को अल्मेडा अकेले लपेट देता है, मतलब हरा देता है। और इस तरह से हरा करके साहब ये जो अपना हिंद महासागर है वहां पे एक पॉलिसी ये लॉन्च करता है कि अब हम शांति से यहाँ पे रहेंगे, जिसका नाम है साथ ही नीला जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी। और ये लॉन्च कौन करता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लॉन्च करता है। आपको इतना पॉइंट यहाँ से याद रखना होगा, ठीक है सरकार। देखिएगा यहाँ पे वो बात लिखी होगी, युद्ध का लिखा है, एक ही युद्ध लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मैंने बताया पहला युद्ध भी अगर पूछेगा तो घबराना नहीं है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। कौन वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली सत्ता का? तो जवाब होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1510 में अल्बुकर्क ने क्या किया, बीजापुर के शासक हैं यूसुफ आदिल शाह, इनसे गोवा छीन लिया। गोवा का बहुत सामरिक महत्व था, ये जान लीजिए, है ना। उस समय बहुत महत्व हुआ करता है, आज भी है कि नहीं है। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाएंगे, सी हो जाएगा आपका प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। देखिए होता क्या चीज है कि ये जो अल्बुकर्क है ना, ये 1503 में आता है। देखिएगा 1503 में अल्बुकर्क भारत में आ जाता है, लेकिन उसमें वायसराय नहीं था, बल्कि कंपनी का स्क्वाड्रन कमांडर था। कंपनी का स्क्वाड्रन कमांडर था। और आकर के सबसे पहले ये क्या करता है, कोचीन के अंदर, यही है अल्बुकर्क ही, कोचीन के अंदर पहली पुर्तगाली फैक्ट्री लगाता है, ध्यान रखिएगा। और कोचीन को अपना मुख्यालय बना लेता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं कि अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई आकर के कंपनी लगा रहा है, कोचीन को मुख्यालय बना रहा है। और सुनिए आगे चल के आप देखेंगे तो 1510 में इसमें बीजापुर के शासक हैं यूसुफ आदिल शाह, इनसे क्या करता है, गोवा छीन लेता है। सामरिक दृष्टिकोण से गोवा बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। तो कहीं ना कहीं किसी राज्य, अब सोचिए किसी दूसरे देश के द्वारा किसी दूसरे देश में कोई क्षेत्र ले लिया जाना, कहने का मतलब एक तरह समझिएगा बहुत बुरी बात हो जाती है कि नहीं है, ठीक है। पर वो ले लेता है भाई, है ना। अल्बुकर्क ही है जो 1511 में आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी एशिया में एक जगह है मलक्का, इस पर अधिकार कर लेता है। फिर आगे देखेंगे होर्मुज, मलक्का मतलब इंडोनेशिया मलेशिया वाले क्षेत्र में है, जबकि होर्मुज आप जानते हैं ये हमारा पश्चिम में पड़ता है, ठीक है, फारस की खाड़ी एरिया में जब आप जाएंगे। 1515 में ये होर्मुज पर अधिकार कर लेता है। तो इस कारण से हम क्या बोलते हैं कि जो भारत में पुर्तगाली सत्ता है उसका वास्तविक संस्थापक ये भाई साहब अल्बुकर्क है, ठीक है। अब सुनिए, अल्बुकर्क यही नहीं शांत रहता, उसका मन था साथी क्या, भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी को बसाना। तो अल्बुकर्क ये भी सोचता था कि भारत के अंदर ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ से जब कोई मर जाए तो उसकी पीढ़ियां खत्म हो जाए, नहीं, वो यहाँ पे अस्थायी आवासी बसाना चाहता था, मैंने अपने लोगों को एकदम बसाना चाहता था। इसके लिए क्या किया अल्बुकर्क ने, जितने पुर्तगाली लोग थे उनसे कहा कि एक काम करो, भारतीय स्त्रियों से तुम लोग विवाह कर लो, जैसे ही विवाह कर लोगे तो रिश्ते में बन जाओगे और तुम यहीं पर रह जाओगे, ठीक है। बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों काम अल्बुकर्क के द्वारा किया गया सरकार, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय
अस्थाई अस्थाई आबादी बसाना चाहता था, तो आपका क्या जवाब होगा? अल्बुकर्क। अगर आपसे पूछे कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए कौन प्रेरित किया, तो आपका जवाब होगा अल्बुकर्क। ठीक है। अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कर दिया। अब इसे थोड़ा इमोशन लोगों का जुड़ जाएगा, महिलाओं का इसके साथ, है कि नहीं है? तो ये काम किसने किया? सरकार अल्बुकर्क ने किया। लेकिन 1515 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है साहब। ठीक है। लेकिन जब ये मृत्यु हो जाती है ना इसकी, इसके समय में आप देखेंगे तो भारत के अंदर सबसे सबल जल शक्ति बन चुका है, यानी वाटर के अंदर सबसे पावरफुल कोई बन चुका है, तो वह है कौन? पुर्तगाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अपने आप को अब ये लोग बोलेंगे, पुर्तगाली साम्राज्य जो है साथी, वो समुद्री साम्राज्य को क्या बोलेंगे? एस्तादो दा इंडिया। एक तरह समझिएगा, खुद को समुद्र का स्वामी बोलना स्टार्ट कर देंगे पुर्तगाली लोग, है ना। आगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुर्तगालियों के कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया जाएगा? आपने देखा था 1503 में कोचीन बना था। अब कह रहा है कि ट्रांसफर कौन करेगा, तो एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनका नाम है नीना डी कुन्हा। इनका नाम याद रखेंगे दो कार्ड से। पहली बात तो ये, इन्होंने राजधानी ट्रांसफर की हुई है। ठीक है, यानी कार्यालय ट्रांसफर किया। कहां से कहां पे किया? अब ये ट्रांसफर करके लाएंगे गोवा। ठीक है। अभी तक क्या था कि कोई भी पुर्तगाली पूरब के देश में, जैसे भारत है, ठीक है, भारत के जो पूर्वी तट है, खास करके बंगाल वाला एरिया साहब, यहाँ पे कोई पुर्तगाली ध्यान नहीं दिया था। पर नीना डी कुन्हा साहब क्या करते हैं, बंगाल के अंदर अपना अस्थाई, समझिएगा एक तरह से पुर्तगालियों का अस्थाई निवास स्थापित, यानी अस्थाई बस्ती निवास करने की कोशिश करते हैं नीनो डी कुन्हा। यहाँ पे हुगली के अंदर ये बस्ती बसाते हैं। हुगली माने पश्चिम बंगाल। यहाँ पे साथी ये बस्ती बसाते हैं। ठीक है, बस्ती बसाते हैं और सोचते हैं कि पूरब में भी हमारे यहाँ जो है साथी पुर्तगाली लोग रहे, पूरब के अंदर भी। तो ये काम कौन करता है? नीना डी कुन्हा। और हुगली को ये लोग बाद में क्या बनाते पता है? पुर्तगाली लोग लूटपाट का केंद्र बना लेते हैं। भाई साहब, जो लूटते पाटते हैं, इसे जो है लूटपाट का केंद्र ये लोग हुगली को बना लेते हैं। यहाँ से ही लोग का पोर्ट जाता था, तो ये लोग उसको लूटपाट का केंद्र बना लेते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे किसके द्वारा पुर्तगाली कार्यालय को कोचीन से ट्रांसफर करके गोवा किया गया, तो जवाब होगा नीना डी कुन्हा। बंगाल के अंदर अस्थायी बस्ती कौन बसाना चाह रहा है, तो आपका जवाब होगा नीना डी कुन्हा। हुगली के अंदर कंपनी कौन लॉन्च करा, तो आपका जवाब होगा नीना डी कुन्हा। ठीक है। और एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि मद्रास में सैंथो में और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्ती बसाया हुआ है नीना डी कुन्हा ने। दमन पर अधिकार ये लोग कर जाते हैं कब? 1559 के आसपास में। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अकबर ने पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष एक निःशुल्क कार्टेजा प्राप्त करके उसका नियंत्रण स्वीकार कर लिया था। अब देखिए, आप सोचिएगा कि अकबर जैसा मतलब एक शासक जो कि क्या करेगा, पुर्तगालियों से उनका खुद का, सोचिएगा, निःशुल्क कार्टेज व्यवस्था प्राप्त कर रहा है। इसका क्या मतलब? अकबर ये मान लिया कि भाई समुद्र के अंदर हमारा कोई नहीं चलेगा और मैं जो है पूरी तरह से इसके नियंत्रण में ही रहूंगा। अगर अकबर चाहते तो इसको भी पूरा का पूरा पनिशमेंट सबको दे रहे थे, तो इतना विस्तार किए थे, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर पाए? समुद्री विस्तार इनका नहीं कर मिला था। ठीक है सरकार, तो ध्यान रखेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अकबर खुद निःशुल्क कार्टेज प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब कि वो स्वीकार कर लिया किसका नियंत्रण? पुर्तगालियों का नियंत्रण। कहाँ पर? समुद्र के अंदर। तो जब सरकार ही, आपको सोचिए, जब मोदी जी सरेंडर हो जाए अगर मान लीजिए अमेरिका के सामने, तो भारतीयों को तो होना ही पड़ेगा ना। सरकार जब मेन ही सरेंडर कर देगा तो भारतीयों की इज्जत जाएगी जाएगी, है कि नहीं है? तो ऐसे ही हुआ। और अब जो है पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी, क्योंकि भारत का इतना बड़ा जब साम्राज्य का मालिक खुद को इस सरेंडर कर दे रहा है, वो परमिट ले रहा, तो सबको लेना पड़ेगा। और ये लोग अपने आप को सागर का स्वामी कहने लगे। और जो इनका कार्टेज सिस्टम था, इसको ये लोग उचित ठहराने लगे। ये क्या था? कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था। अभी आपको बताते हैं। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, दोनों सही है। देखिएगा, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था एक प्रकार से था कि कार्टेज क्या होता था कि जब हमारा कोई जहाज है, अगर वो हिंद महासागर से होकर के जाएगा, खास करके यूरोप वगैरह के देशों में, तो वो कार्टेज बोलते थे। वो बोलते थे कि यार देखो, अगर आप अपना जहाज उतार रहे हो ना हिंद महासागर में, तो हमसे एक परमिट ले लो। ठीक है, एक परमिट ले लो, जिस परमिट में को हम कार्टेज आर्मेड बोलेंगे। जब आपका जहाज जाएगा ना, जब आपका कोई कार्टेज जाएगा, तो हम इसके साथ अपना आर्मेड भेजेंगे। आर्मेड माने आर्मियों का समूह भेजेंगे, और ये आपके ये जो आपका कार्टेज है इसको सुरक्षा देगा। कुछ इसके बदले हमें तुम पैसा वैसा दो लाइसेंस के लिए, तो इसको क्या करेंगे? सिक्योरिटी देगा। अगर आप ये नहीं रखते हो तो समुद्र के अंदर हो सकता है कि आपका ये लूट लिया जाए। और लूटने वाले कौन है? पुर्तगाली हैं। समझिए, लूटने वाले भी पुर्तगाली हैं और सुरक्षा देने वाले भी पुर्तगाली हैं, क्योंकि पुर्तगालियों का
वर्चस्व था, कोई और यहाँ पे नहीं था सरकार। ठीक है, तो ये था आपका कार्टेज आर्मेडा सिस्टम। इसीलिए पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी भी बोलते हैं। कालांतर ने अकबर ने भी गलती करी, पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष एक निःशुल्क कार्टेजा प्राप्त करके। इस प्रकार माना जाता है कि अकबर ने इनका नियंत्रण समुद्र में स्वीकार कर लिया था। अगला, कौन सा कथन सही है? पुर्तगालियों ने भारत में अपने आधिपत्य की स्थापना के साथ साथ धर्म परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया। देखिए, पुर्तगालियों का उद्देश्य था दो भारत के अंदर, एक तो व्यापार करना, ठीक है, एक तो भाई ये लोग यहाँ पे व्यापार करना चाहते थे, दूसरा लोगों को, खास करके जो हिंदू धर्म के लोग हैं, इनको ईसाइयत में परिवर्तित करना भी चाहते थे। तो लोगों को ईसाइयत में कन्वर्ट कराना भी चाहते थे, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे माना जाता है कि भाई आधिपत्य तो किए ही, साथ साथ में धर्म परिवर्तन को भी बढ़ावा देते हैं, सही है। इसी संदर्भ में 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की भी स्थापना की जा रही है। 1542 में पुर्तगालियों के गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ, याद रखेंगे, संत जेवियर भारत में आते हैं। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे संत जेवियर भारत में कब आते हैं, तो क्या जवाब होगा? तो आपका जवाब होगा 1542 में। किसके साथ आते हैं? पुर्तगाल के गवर्नर हैं मार्टिन डिसूजा, इनके साथ आते हैं। सभी स्टेटमेंट आपके सही है, डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो आपका जवाब होगा 1560 में किया गया था। ठीक है सरकार, बता दीजिएगा। ये सब वही बातें लिखी हुई है। हाँ, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि भारत का जापान के साथ व्यापार शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। यानी पुर्तगाली से पहले हम जापान के साथ व्यापार नहीं करते थे। जब पुर्तगाली वाले आए तो हमारा जापान के साथ भी साथ ही व्यापार बढ़ने लगा, यानी हमने व्यापार स्टार्ट कर दिया जापान के साथ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की देन है? तंबाकू भारत में लेकर आए थे, ये बात बिल्कुल सही। हमारे यहाँ लोग तंबाकू खाना सीख गए। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की है, छपाई करने की पहली पुस्तकें लोग छापे थे, सही है। ये लोग अनानास लेकर आते हैं, पपीता, बादाम, काजू, ये सब भारत में लेकर आते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है, अगला, तो ये सब पॉइंट है क्या क्या? अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची और संतरा, ये भारत में कौन लेकर आता है? पुर्तगाली लेकर आते हैं। पुर्तगाली शक्ति की स्थापना के साथ 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 ही अब लोग नौसैनिक शक्ति पर भी ध्यान रखेंगे। अभी तक घोड़ा वगैरह से काम चलता था, पर अब पानी के अंदर भी लोग उतरना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में पुर्तगालियों के पतन का कारण था? भाई पुर्तगाली लोग मिट क्यों गए? इतना सब कुछ था तो बर्बाद क्यों हो गए? ऐसा क्या किया इन लोगों ने, ऐसी कौन सी गलती की? तो पहला कारण कि यार देखो, जो पुर्तगाली है ना, इनकी जो अंदरूनी मामले में शक्ति इनकी कमजोर थी। बिल्कुल, क्यों ऐसा हुआ करता था कि जो राजा था वो काफी निरंकुश था, है ना, सम्राट निरंकुश था। इस वजह से इनकी आंतरिक शक्ति कमजोर हुआ करती है, क्योंकि सरकार की कंपनी थी। सरकार का जो जब मन करता था, जिसको मन करता था कभी भी हटा दिया करता था, या उनके साथ कोई भी व्यवहार बर्ताव किया जा सकता था। तो इस तरह से कंपनी काफी कमजोर थी। धर्म के मामले में ये लोग क्या थे? असहिष्णुता थे और धर्मांध थे। इनको मानना था कि लोग चलो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, ईसाई में भी कन्वर्ट करते लोगों को। तो ये सब कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये लोग बस नहीं पाए। ठीक है, अंग्रेज भले ही बुरे थे, पर ये लोग इमोशन को समझने लगे थे और भारतीयों की उन लोगों के इमोशन के साथ पूरी तरह से बंधने की कोशिश की। पर ये लोग क्या किए? जबरदस्ती धर्म में परिवर्तन कराने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से डी, ये सभी कारण जो है साथी सही है। और आप देखेंगे तो 1680 के आसपास में स्पेन के साथ ये लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, स्पेन के साथ इनका जुड़ा हो जाता है, लगा हो जाता है, और स्पेन का जब पतन होता है तो उसके साथ साथ पुर्तगालियों का भी पतन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो इनका अंदरूनी मामले में इनकी शक्ति कमजोर है, जो अन्य कंपनियां आएंगी उनकी तुलना में। दूसरी बात, यहाँ के सम्राट निरंकुश हैं और ये लोग धर्मांध हैं, लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करा रहे हैं। और इनकी जो पॉलिसी है वो डकैती और लूट मार की है, तो लोगों से इनका कोई रिलेशन बन नहीं पाएगा, है ना। लोग जेबे नहीं करेंगे तो डकैती क्या करोगे? तो समुद्र में कहीं ना कहीं ट्रेड भी बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा सिस्टम से। ठीक है, ये सब कारण थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों के बाद डेन भारत में आए। डेन आए थे कि डच आए थे? तो अभी आपसे हमने बताया डच आए थे, तो इस प्रकार से पहला ही आपका सही नहीं है। अन्य विकल्प में कार्नेगियन डी हाउटमैन की अध्यक्षता में पहला जो डच अभियान है वो भारत मतलब पूर्व देश में आया था, बिल्कुल सही है। 1605 में मसूलीपट्टनम में पहला डच फैक्ट्री लगाया गया था, ये बात भी सही है। डचों ने पुलिकट को, ठीक है, पुलिकट को अपना क्या बनाया था? पहले मुख्यालय बना हुआ है, ये बात भी आपका सही है। तो इस तरह से गलत जो आपका है वो सिर्फ और सिर्फ पहला विकल्प है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे डच को लेकर के, तो पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आता है? तो पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आता है।
डच में अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कार्नेलियस डी हाउटमैन। इनके नेतृत्व में 1595 से 96 के बीच में पहला डच अभियान साथी ये पूर्वी जगत में पहुंचता है। 1602 में आप देखेंगे तो कई डच कंपनी को मिला करके एक संयुक्त कंपनी, कैसी कंपनी, संयुक्त कंपनी यानी यूनाइटेड कंपनी, जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, बीओसी से नाम से जानते हो, नीदरलैंड से आया था, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना की गई, वही डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, याद रखेंगे, ठीक है। इस कंपनी के स्टार्टिंग में पहले पूंजी साहब कितनी थी, 65 लाख गिल्टर के आसपास में थी। कंपनी पहुंचते हैं 1605 में अंबायना नाम का एक लोकेशन है जिसे पुर्तगालियों से ये लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 1605 में आप देखेंगे तो मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। और पुर्तगाली कहाँ पे लगाए थे, कोचीन में लगाए थे, कब, 1503 में। और डच कब लगाते हैं, 1605 में, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। और दूसरी फैक्ट्री लोग लगाते हैं कहाँ पे, ओत्तोपोल्ली के अंदर, ठीक है। अगला सवाल है कि बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे किया गया, तो साथ ही बंगाल में पीपली में 1612 में ये लोग पीपली के अंदर लगाते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बंगाल में ये लोग फैक्ट्री कहाँ पे लगाते हैं, तो याद रखेंगे पीपली के अंदर, 12 नहीं 27 होगा, माफ करिए, 1627 में पीपली के अंदर साहब ये लोग क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। कब लगाते हैं, 1627 के अंदर, ठीक है। सी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर, लिखिएगा। अगर हम बात करेंगे डचों को लेकर के, तो डचों ने क्या किया, 1610 का समय है जब चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके ये लोग पुलिकट को प्राप्त कर लेते हैं और वहां पे अपनी कंपनी खोलते हैं। और पुलिकट को ही ये लोग क्या करते हैं साहब, अपना मुख्यालय बनाते हैं। वो लोग किसको बनाए थे, कोचीन को बनाए थे, बाद में गोवा बना दिए थे, है ना। आगे आप देखेंगे तो 1616 में ये लोग सूरत में भी कंपनी खोलेंगे। पुर्तगालियों ने तो सूरत में नहीं खोला है अभी, पर ये लोग साहब सूरत में खोलेंगे। और 1613 में आप लोग जानेंगे सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भी कंपनी खुली है। और 1616 में ये लोग कंपनी खोल देंगे। अब तो बवाल होगा, बिल्कुल होगा। 1641 में क्या होगा साथी, बिमलीपट्टनम के अंदर भी डचों ने अपनी कंपनी खोल दी है। बंगाल में पहली डच फैक्ट्री आप देखेंगे पीपली के अंदर ये लोग लगाते हैं 1627 में। आगे आप देखेंगे तो हुगली के पास में लोकेशन है चिंसुरा, और वहां पर ये लोग अपनी कंपनी लगाते हैं और चिंसुरा का घेरा भी करवा देते हैं, दुर्गीकृत करवा देते हैं, यानी कहा जाएगा इसका पूरा का पूरा इसको किला बना देते हैं। और इस किले का पूरा नाम हो जाता है साथी गुस्तावस पोर्ट, जो कि किला बंद करवा देते हैं। तो चिंसुरा के किले को क्या बोलते हैं, गुस्तावस पोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसे भी ध्यान रखना होगा। अगला, पटना और नेगापट्टनम में डचों ने अपनी कंपनी की स्थापना कब की थी, पटना और नेगापट्टनम यहाँ पे कब लगाया गया था, तो साहब याद रखेंगे 1658 का समय है। कब, 1658 का समय है जब पटना और नेगापट्टनम में डचों ने अपनी कंपनी की स्थापना की हुई है, ठीक है। 1658 में कई जगह पर स्थापना की है, जैसे आप देखेंगे कासिम बाजार हो गया, बालासुर हो गया, पटना हो गया और नेगापट्टनम जैसा लोकेशन हो गया। 1660 में आप देखेंगे तो गोलकोंडा में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई है। 1663 में कोचीन में डच फैक्ट्री लगी है। 1664 में साहब आप देखेंगे तो औरंगजेब ने क्या किया, डचों को 3.5% के चुंगी कर पे, 3.1/2% के चुंगी कर पे व्यापारिक अधिकार दे दिया। कहाँ पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यहाँ पे बोला तुम यार व्यापार करो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको 3.5% का चुंगी कर तुम देते रहना, भारत के अंदर भी अब लोग व्यापार करेंगे, ठीक है। अब सुनिए, 1690 में पुलिकट के स्थान पर नेगापट्टनम को डच ने अपना मुख्यालय बनाया। और पुर्तगालियों ने किसको बनाया था, कोचीन से गोवा। डच ने किसको बनाया, पुलिकट से नेगापट्टनम। ध्यान रखना ये सब सवाल घुमा घुमा के आएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, डचों ने मसाला के स्थान पे भारतीय कपड़ों को निर्यात में अधिक महत्व दिया। देखिए पुर्तगाली मसाला का निर्यात करते थे, लेकिन डच जो है वो भारत के कपड़ों के निर्यात को इंपॉर्टेंस दे देते हैं। और इसके लिए ये लोग कासिम बाजार के अंदर खुद की अपनी रेशम की चक्की भी बनाते हैं, ताकि रेशम जो है अच्छे क्वालिटी का बन सके। दोनों स्टेटमेंट यहाँ भी आपका सही है, याद रखिएगा। कासिम बाजार में खुद का स्वयं का रेशम का चक्री कौन लगाता है, तो डच कंपनी लगाती है, ताकि अच्छे क्वालिटी का रेशम प्राप्त किया जा सके। तो भारत में अगर आपसे पूछे कि कपड़ों के निर्यात को सबसे ज्यादा महत्व किसके समय से मिलने लगा, तो जवाब होगा आपका डच। कासिम बाजार में किसने रेशम की चक्की खोली, तो जवाब होगा डच। भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात यानी बेचने का, वस्त्र बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो आपका जवाब होगा डचों को। अगला, बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो देखिए भैया इतना जब डच कर रहा है तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों से तो भाई इनका मार होना तय है।
तो बस हो गया, युद्ध हो गया, समय छिड़ गया साहब। और ये समय है आपका 1759 का। 1759 में अंग्रेज और डच एक दूसरे के आमने सामने पहुंच गए। लोकेशन है आपका बेदरा, और यहाँ पे साथी हुआ बेदरा का भीषण युद्ध। और इस युद्ध में डच हो गए पराजित, यानी डचों का पराजय। बहुत दुख की बात है, डच हार जाते हैं और यहीं से साहब याद रखिएगा डचों का पतन फिक्स हो जाता है। अब इसके बाद डच जो दोबारा उठ नहीं पाएंगे, बेदरा के युद्ध में पूरी तरह से साहब ये लोग हार जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे सीधे पूछे कब हुआ था, तो जवाब होगा आपका 1759 में। ठीक है, बेदरा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, ये भी पूछेगा। तो डच और अंग्रेज के मध्य में लड़ा गया था। कौन हारा था, डच हारे थे। बेदरा के युद्ध के बाद डचों का अस्तित्व भारत में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता कार्टेल पर बेस्ड है, ये भी ध्यान रखेंगे। डच कंपनी में राष्ट्रीय अधिकारिता के अधीन थी, भाई सरकार के अधीन ये भी बनी हुई थी, कई कंपनी मिलकर बनी हुई थी। इसीलिए जो डच के कर्मचारी थे ना, वो अंग्रेजी कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना इनमें कम थी। मतलब सरकार का कंपनी है तो क्या ही कौन लड़ाई करेगा, कौन झगड़ा करेगा। तो इस कारण से ये लोग हार रहे थे बार बार अंग्रेजों से। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पूरी तरह से आप जानते हैं प्राइवेट कंपनी है, लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ है, तो उसमें सरकार का बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं था। ठीक है, सवाल कर रहा है कि भैया जो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी है, इसकी स्थापना इंग्लैंड में कब किया गया था, तो समय साथी 1599। भारत के अंदर इस समय शासक है कौन, अकबर। कंपनी को बनाने का उद्देश्य क्या है, पूर्व के देश में व्यापार करना। पूर्व के देश जैसे भारत हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ साथ ही क्या करना, व्यापार करना था। ठीक है, तो याद रखेंगे 1599 का समय याद रखिएगा। आगे चल के आप जानते हैं इसी कंपनी को, जो आपका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज है, इसी को आगे चल के 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी शॉर्टकट नाम इसको दे दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब जानते हैं जब ये कंपनी बनी थी तो उसके बाद दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कह दिया था कि भाई तुम जाओ और पूरब के देशों में व्यापार करो, कोई और कंपनी पूरब के देश में नहीं जाएगी ईस्ट इंडिया से, मतलब इंग्लैंड से। लेकिन जब ये मर जाती हैं तो 1609 में जेम्स प्रथम के द्वारा कंपनी को अनिश्चित काल के लिए एकाधिकार दे दिया था कि जाओ, कोई और कंपनी जाएगी नहीं, पता नहीं कब तक नहीं जाएगी। लेकिन आगे आप देखेंगे जैसे साथी आगे समय बढ़ता जाएगा और 1833 का चार्टर अधिनियम जब आएगा तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की बात होगी और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे आगे चल के जब आप कभी भी संवैधानिक इतिहास पढ़िएगा तो उसमें आप देखेंगे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1608 में कैप्टन हाकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नाम का पहला अंग्रेजी जहाज सूरत नाम के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा, बिल्कुल सही है। हाकिंस पहला अंग्रेज था जो समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर आया था, अभी तक कोई समुद्र के रास्ते नहीं आता है, ये भी सही है। हाकिंस को तुर्की भाषा का ज्ञान था, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, होता क्या है, होता ये है साथी कि 1600 में कंपनी चलती है पूरब के देशों में और ये इंडोनेशिया और जावा जैसे देशों में पहुंच जाता है। पर इसे पता चलता है कि यार इंडोनेशिया और जावा में कोई कंपनी है जिसका नाम है डच और वो कपड़ा ला के बेच रही है, कहाँ से, भारत से। तो सोचता है यार भारत के साथ हम भी व्यापार करते, खास करके कपड़े का, तो फिर मजा आ जाता। फिर क्या था, ये लोग इंडोनेशिया से 1608 में एक व्यक्ति को भेजते हैं जिसका नाम है क्या, कैप्टन हाकिंस। इसको भेजते हैं कौन है, जेम्स प्रथम। अब वो कौन है, इंग्लैंड के महाराज हैं। तो इंग्लैंड के महाराज अकबर के नाम से इसको भेजते हैं, किसको, कैप्टन हाकिंस को भारत के अंदर। पर ये जब आता है ना, जब चलता है 1603 उनके आसपास में, तो हमारे यहाँ अकबर बेचारे रहते हैं 1605 में ये एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। और शासक कौन बनता है साथी, तो शासक जहांगीर बनता है। कैप्टन हाकिंस क्या होता है, 1608 में पहुंचता है दरबार में और किसके नाम फरमान लाया है, अकबर के नाम। फरमान कौन दिया है, जेम्स प्रथम ने दिया है। और ये जहांगीर से बात करता है किस भाषा में, तुर्की भाषा में, क्योंकि हाकिंस को तुर्की भाषा का ज्ञान था। अब जहांगीर खुश हो जाता है कि अरे यार ये अंग्रेज होकर तुर्की बोल रहा है, मजा आ गया। तो इसने क्या किया, 400 का मनसबदार बना दिया, किसको, हाकिंस को। लेकिन हाकिंस ने कहा यार देखो ये हमको अनसब मनसब नहीं चाहिए, हमको एक काम कर दो, अपने यहाँ एक कंपनी लगाने का मौका दे दो, कपड़े की कंपनी हम लगाएंगे सूरत के अंदर। तो जहांगीर प्रसन्न था, बोला ठीक है लगा लेना, समझिएगा इस बात को, ठीक है लगा लेना। लेकिन पुर्तगाली लोग एक बात कहते हैं कि यार देखो ये मामला गलत है,
क्योंकि आपने कहा कि व्यापार सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं, और आप जो है दूसरी कंपनी लगाने के लिए कह रहे हैं भाई, तो समुद्र में हम आपका कोई ठेका नहीं लिए हैं। अब आप जानते हैं समुद्र के अंदर किसका वर्चस्व है? पुर्तगालियों का। अब पुर्तगाली जब ये कह दिए तो जहांगीर कहा ठीक है नहीं लगाने देंगे, तो पुर्तगाली ने क्या किया? रोक दिया। किसको? हाकिंस को, और नहीं लगाने दिया कंपनी भारत के अंदर। समझिएगा इस बात को। समय है साथी 1611 का, जब हाकिंस वापस जा रहा होता है। अब जीव का जरा हुआ है ये है, तो कैप्टन मिडलटन साथ में रहता है ना, कैप्टन मिडलटन। ये क्या करता है? एक पुर्तगाली जहाज को हरा देता है, परास्त कर देता है। जब जहांगीर ये बात देखता है, समझता है कि अरे कोई और भी है क्या जो पुर्तगालियों को हरा सकता है, खुश हो जाता है एकदम, कहता है वाह क्या बात है। और कैप्टन हाकिंस जो कि स्वाली के अंदर हराते हैं पुर्तगाली जहाज को, इनको वेलकम करता है और बोलता है ठीक है आइए अब आप सूरत के अंदर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये इसका मुझे पता चल गया, आप लोग इसको हरा देंगे। और साथ ही इस तरह से 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली अस्थाई कंपनी, कैसी कंपनी? अस्थाई कंपनी लग जाती है सूरत के अंदर। और ध्यान रखिएगा 1611 की बात है, जब मसूलीपट्टनम में इनकी अस्थाई कंपनी लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी स्टेटमेंट आपका हो जाएगा सही। ध्यान रखिए। देखिए ये सब हमने आपको समझाया, बताया। आगे स्वाली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को कौन हराता है? तो आप बोलोगे कौन? मिडलटन। आपने देखा 1611 में कैप्टन मिडलटन ने स्वाली में हराया, 1613 में सूरत में इनको अस्थाई कारखाना खोलने के मौका मिल गया। लेकिन इससे पहले 1611 में इन्होंने क्या किया हुआ है? अस्थाई कारखाना खोला है। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, यानी मछलीपट्टनम के अंदर। अगला, मैड्रिड की संधि कब होती है? ये हमारे यहाँ नहीं होता, स्पेन में, मैड्रिड में, स्पेन में के अंदर ये संधि होती है सरकार। और कह रहा है ये संधि कब होती है? तो ये संधि होती है 1630 में। कब? 1630 में। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। एक और व्यक्ति आते हैं 1615 में, इनका नाम है टॉमस रो। भाई साहब ये इतना व्यापार विस्तार कर देते हैं पूछो मत। ये आते हैं और आते ही आप देखेंगे 1623 में सूरत में, भड़ौच में, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम, यहाँ पर ये अपनी पूरी कंपनी खोलने लगते हैं, साम्राज्य विस्तार करने लगता है। ठीक है, 1630 में आप देखेंगे मैड्रिड की संधि हो गई, और इस संधि में कहा गया कि ठीक है भाई पूरब के व्यापार में अब हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, यानी पुर्तगाली और अंग्रेज आपस में संघर्ष नहीं करेंगे। ये सब चल ही रहा था, तब तक में प्रेम विवाह हो गया किसका? 1661 में इंग्लैंड के राजा है चार्ल्स द्वितीय का, इनका विवाह हो जाता है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ। अब सुनिए, पुर्तगाल वाले इतना खुश हो गए कि बंबई का द्वीप दहेज के रूप में दे दिया किसको? चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? उस बंबई के द्वीप को, अब चूंकि ये इंग्लैंड के राजा हैं, इन्होंने क्या किया? कंपनी को, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको दे दिए लीज पर, पट्टे पर, कि जाओ आप लोग मौज करो, हमको थोड़ा पैसा देते रहना, किराए पर दे दिए। ठीक है, तो वही आपसे एक सवाल पूछ रहा है, हमारा ये आखिरी क्वेश्चन होगा, जो कि 40-20 क्वेश्चन ही करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया जाएगा, पर 40-40 मिनट अभी इसको ऐसे ही चलने देते हैं। जब नहीं खत्म होगा, सिलेबस खत्म वैसे हो जाएगा, पर जब नहीं खत्म होना होगा तो देख लिया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों ने सूरत की जगह बंबई को व्यापारिक केंद्र बना दिया? तो देखिए जब बंबई ये लोग पाते हैं, 1661 में बंबई पा जाते हैं दहेज के रूप में। 1668 में क्या होता है? इसे दे देते हैं कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक। सोचिए 10 पाउंड वार्षिक पर किराए पर दे देते हैं। फिर क्या था? ये लोग खुश होकर के 1668 के अंदर, बक 68 कहाँ से आ जाएगा, 1687 के अंदर, 80 में पाते हैं, 87 में ये लोग क्या करते हैं? सूरत से अपना जो व्यापारिक केंद्र है, सूरत से उठा करके कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? बंबई में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद की जो कहानी होगी उस पर हम साथी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब अगर आपको ये चाहते हैं कि आप लोग इसे लिखें ना, तो इसके लिए आप CBT 1 और CBT 2 का जो हमारा पूरा ग्रुप चल रहा है, उस ग्रुप को साथी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों लेवल तक हम कवर कराएंगे। CBT 1 का 40 क्वेश्चन और CBT 2 का 50 क्वेश्चन, GS का जो पोर्शन है 100% हम आपका कवर करा देंगे, और सबसे बेहतरीन कंटेंट देख रहे हैं आप, कंटेंट किस तरह से है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए साथी ये नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं 888176 810 पे, इस पे आप मैसेज करिए और आप जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि CBT 1 और CBT 2 के लिए चल रहा है। मतलब एक ही ग्रुप है, पर ये दोनों लेवल का यहाँ पे कंटेंट आपको कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। अच्छे से पढ़ के आइएगा, इसी के बाद का जो हमारा चैप्टर होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।